हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ क्लास 10 का एनसीईआरटी, जिसमें हम पढ़ेंगे औद्योगिकरण का युग। ये एनसीईआरटी जो है वो है आपका विश्व इतिहास का, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। इसके पहले अगर आप देखना चाहें तो इसके पहले आप देख सकते हैं भूमंडलीकरण विश्व का पढ़ा था हमने, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था। तो इस तरह से तीसरा चैप्टर, पहला चैप्टर आपका था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसको हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे औद्योगिकरण का युग। तो अगर आपने इसके पहले वो सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाइए उन सब चैप्टरों को पढ़िए। ये 4th चैप्टर है। तो इसको पढ़ने का मतलब ये है कि आप अगर स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या हुआ था देश में, क्या नहीं हुआ था, विश्व युद्ध में क्या हुआ था, औद्योगिकरण था, कैसे हुआ था। तो इन सब के बारे में बेसिकली नॉलेज भी होना चाहिए। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए मस्ट है ये पढ़ना। तो चलिए पढ़ते हैं और ये पूरा यूपीएससी की बेस पे वन बाय वन सब कुछ कवर करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं औद्योगिकरण का युग। चलिए पढ़ते हैं आज औद्योगिकरण युग के बारे में। तो डॉन द सेंचुरी, ये चित्र है। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी, न्यूयॉर्क अमेरिका एंड इंग्लैंड, 1900 की बात है ये। तो ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए हुए प्रगति का फरिश्ता दिखाई गई है। उनका एक पांव पंखों वाले पहियों पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उनकी उड़ान भविष्य की ओर है और इसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। तो मशीन और तकनीक का ये महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में और भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी छपी थी। और इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाए गए थे। ऊपर हिस्से वाले में से ओरिएंट मतलब प्राच्य इलाके का अलादीन है, जिसमें अपने जादुई चिराग को रगड़ कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया। नीचे नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है। मैकेनिक पश्चिम आधुनिकता का प्रतीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलादीन, ये देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें विश्व की विजय गाथा कहती हैं। इस गाथा में आधुनिक विश्व बहुत तकनीकी बदलाव, आविष्कारों, मशीनों और कारखानों, रेलवे और वाष्प पोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकीकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। अब ये छवियां और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति या आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे, फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक है? ये छवियां किस प्रकार विकसित हुई हैं? इन विचारों से क्या हमारा संबंध है? क्या औद्योगिकीकरण के लिए तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? ऐसे सवाल को जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकीकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन, दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र कौन था? ब्रिटेन था। और उसके बाद भारत में औद्योगिकीकरण का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलाव का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। तो ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे अच्छे से औद्योगिकरण क्रांति से पहले। तो इससे पहले आपको बताया गया था औद्योगिक क्रांति कैसे हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी और क्या क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स थे, तो हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के पहले। औद्योगिकीकरण को अक्सर हम कारखाना के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है। औद्योगिकीकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं।
इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले की अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकीकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकीकरण का नाम देते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसान और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहर में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारों और व्यापारियां गिल्ड्स से काफी ताकतवर थे। वे गिल्ड्स उत्पादक के संगठन होते थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकता पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा नए व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन व्यापार का एक अधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए गांवों की तरफ जाने लगे। गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागर के लिए काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा है, यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होने लग जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों में से जलावन की लकड़ी, बेरियां, सब्जियां, भूसा, चारा आदि बीनकर काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे छोटे खेत थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागर के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते हुए छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। तो इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका मिल गया था। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और सूत कातने वाले के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा धागा मिलता था उसे बुनकर फूलर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में भी जाना जाने लगा। यहाँ पर स्टेपलर किसे कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है, छाँटता है। और फुलर ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता है। और कार्डिंग क्या होता है? वो प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। तो आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यवसायों आदान प्रदान की नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागर का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। कपास नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखेंगे बदलाव कौन थे। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया कार्डिंग, ऐंठना व कताई लपेटने की हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजबूत धागे व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीद कर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था।
कारखानों में सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो गया था। अब तक उत्पादन गांव में हो रहा था, तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। तो ये लंकाशायर की एक कॉटन मिल है जो सी ई टर्नर द्वारा बनाया गया है। चित्र इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1925 का है। तो ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधी आ गई थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियां और वर्कशॉप्स में अभी भी उत्पादन चालू है। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार क्या थी? तो औद्योगिक प्रक्रिया कितनी तेज थी? क्या औद्योगिकरण का मतलब फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित था? तो औद्योगिक मैनचेस्टर एम जैक्सन का चित्र है। द इलस्ट्रेटेड लंदन 1857 का है। पहला क्या है? सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1860 के दशक में उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। वह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दुगुना थी। तो दूसरा क्या था? नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% ज्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन इसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। तीसरा क्या था? यदि परंपरागत उद्योग के परिवर्तन की गति भाप से चलते वाले सूती और धातु उद्योग से तय नहीं हो रही थी, लेकिन परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी और कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनों क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी, वह मुख्य रूप से साधारण छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। पांचवा चौथा क्या है? प्रौद्योगिकी बदलावों की धीमी गति थी। औद्योगिक भूदृश्य में ये सारे बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। नई तकनीकी महंगी थी। सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूक फूक कर कदम रख बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफी खर्चा होता था। वे उतनी ही अच्छी नहीं होती थी जितना उनके आविष्कारों और निर्माताओं का दावा था। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स वाट ने न्यूकामेन द्वारा बनाई गए भाप की इंजन में सुधार किया और 1871 में एक नए इंजन को पेटेंट करा दिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया था, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योग में और 9 उन उद्योगों में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लोहा कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजन का इस्तेमाल काफी समय बाद भी नहीं हुआ। यही मजदूर की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे कि 19वीं सदी के तक औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। तो एक नई कताई फैक्ट्री आप देख सकते हैं। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। तो विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम में कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में आते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे कि जब श्रम की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाते हैं, इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी व वेतन के मध्य में भारी लागत जैसी परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला हो। तो बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी और गैस घरों और शराबखानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत, साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन
घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को काम में रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथों से तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसा तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन मजदूर बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की काफी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलोक कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों में बनी चीजों को तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीजों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक-एक करके बनाया जाता था। उनका डिजाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती है, वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सकें। 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। मजदूरों की जिंदगी क्या थी? तो बाजार में श्रम की बहुतायता से मजदूरों की जिंदगी में भी प्रभावित हुई। जैसा कि नौकरियों की खबर गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों के हुजूम शहरों शहरों की तरफ चल पड़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कंटुक के जरिए जान पहचानने पर निर्भर करता था। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ था, तो नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों का इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे रैन बसेरों में रातें काटते थे। वे कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच-बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाया करते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गाँव में चले जाते थे, जहाँ इस समय काम निकलने लगता था। लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटे-मोटे काम ढूँढने की कोशिश किया करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मजदूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों से अलग-अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार-चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी, तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य से भी भारी कमी आई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकते थे। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी। रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों और औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छा हा, हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में रोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच गई थी। मतलब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी, 35 से 77%। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया, तो वे हाथ से ऊन काटने वाले औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण गतिविधियां तेजी से बढ़ी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों का चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वाले संख्या इस 1840 के दशक में दोगुना और 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई। उपनिवेश में औद्योगिकीकरण। आइए अब भारत पर नजर डालें, जैसे देखें कि एक उपनिवेश और औद्योगिकीकरण कैसे होता है। यहाँ भी हम कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे। हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक सीमित रहेगा। तो भारतीय कपड़े का युग क्या था? तो मशीन उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाले कपास महीन किस्म का था। अर्मीनियम और फारसी सौदागर पंजाब में अफगानिस्तान, पूर्वी भारत और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीजें ले जाया करते थे। और
यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊंट की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ों, दर्रों और रेगिस्तानों को पार करके जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों में फलता-फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार होता था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीजों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागर के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों में जुड़े हुए थे। सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे और बुनकरों से कपड़ा तैयार खरीदते थे और उन्हें बंदरगाह तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोलभाव करते थे और आपूर्ति सौदागर में से माल खरीद कर ले जाते थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागर के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उन्हें उसके बाद उन्हें व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था। 1740 के दशक तक यह गिर कर केवल 30 लाख रुपए हो गया था। ये आप चित्र देख सकते हैं। सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री 17वीं सदी का चित्र है। और सूरत व हुगली कमजोर पड़ रहे थे और बंबई कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाह बड़ा महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाले व्यापार यूरोपीय कंपनी के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाजों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे। जो बचे रहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इन बदलावों में बुनकरों व अन्य कारीगरों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया है देखेंगे। बुनकरों का क्या हुआ? 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले बड़े कपड़े के निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। 1760 और 1777 के दशक में बंगाल और कर्नाटक के राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालियों के लिए साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोलभाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास और रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया। पहला चरण यह था कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए, जिन्हें क्या कहा जाता था? गुमास्ता। ठीक है। और दूसरा क्या था? कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों व अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने में पाबंदी लगा दी। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी गई थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया कपड़ा गुमास्ता को देना पड़ता था। उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। जैसे जैसे कर्जे मिलने लगे और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे, जिन पर वो खेती करते थे और अपने परिवार की जरूरत पूरी करते थे। अब वे इस जमीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाते थे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे और औरत सभी कुछ न कुछ काम करते थे। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गांव में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनकी नजदीकियां ताल्लुकात
होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों का ख़्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे। ठीक है? नए गुमास्ता बाहर के लोग थे, उनकी गाँव में पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सज़ा देते थे। सज़ा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और उन्हें कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर ना तो दाम पर मोलभाव कर सकते थे और ना किसी को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, पर वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी काम में करघा करने लगे थे। कई स्थानों पर कंपनी और अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी थी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे और उन्होंने कर्जे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। 19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने यही समस्या पैदा हो गई। और 17 भारत में मैनचेस्टर का आना देखते हैं। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अक्सर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात की गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। 1811 से 12 में सूती का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था। 1850 और 51 में मात्र 3% रह गया था। तो जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ, तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वे आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करें, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बने इंग्लैंड से आराम से बिक सकें। दूसरी ओर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में बेचें। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी के आखिर में भारत के उत्पादों का न के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते-आते सूती का आयात भारतीय आयात में 30% हो चुका था और 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया था। और इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। ये सकते हैं बॉम्बे हार्बर 18वीं सदी के आखिर का चित्र है। और स्थानीय बाजार मैनचेस्टर मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक देश के ज्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी की ही किस्म की भरमार थी। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हुई थी, उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिका का गृह युद्ध हुआ तो अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई, तो ब्रिटेन भारत में कच्चा माल मांगने लगा। भारत के कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए, उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ी थी। ऐसी सूरत में बुनकरों के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरों कारीगरों के सामने एक समस्या आ गई। जब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और व्यापार बाजार में मशीनों की कीमत की बनी चीजों से पट गया था, तो ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह से कायम रह सकते थे। फैक्ट्रियों का आना। बम्बई में पहला कपड़ा मिल 1854 में लगी। कब लगी थी? 1854 में, याद कर लीजिए। और 2 साल बाद उनमें उत्पादन होने लगा। 1862 में ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी, जिन्हें 94,000 तकलियाँ और 2,150 करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी थी। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल ने 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके इसके साल भर बाद अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल शुरू हुई। ये उद्योग कौन लगा रहा था? इसके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी? मिलों के क्या काम थे? आप बताएंगे। ये जमशेद जी भैया हैं। ये एक पारसी बुनकर के बेटे थे और अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। अब प्रारंभिक उद्यमी क्या है? देश के विभिन्न भागों में तरह-तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए जानिए ये लोग कौन थे। बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने में चला आ रहा था, कि पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा होगा। 18वीं सदी के आखिर में ही अंग्रेज भारतीय अफ़ीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। इसके बदले में चीन से चाय खरीदते थे और
जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबार सहायक की हैसियत से पहुँच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार को पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योग में निवेश करने लगे। 1830-40 के दशकों में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों में औरों के साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। बम्बई में डिनसा पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नूसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करने और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाली मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति वीजी बिड़ला के पिता और दादा ने किया था। पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारिक नेटवर्कों का सहारा लिया गया था। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ मध्य पूर्व व पूर्वी अफ्रीका में संबंध थे। इनके अलावा भी कुछ वाणिज्यिक समूह थे, लेकिन वे विदेश व्यापार में सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत की व्यवसाय करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाया करते थे, सूद पर पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाते थे, व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर पाए तो उनमें बहुतों ने फैक्ट्रियां लगा ली। जैसे भारतीय व्यापार औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे उसे भारतीय व्यवसायों के लिए भी जगह सिकुड़ती गई। उन्हें अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील का ही निर्यात करते थे, जिनकी अंग्रेजों को जरूरत थी। धीरे धीरे उन्हें जहाजरानी व्यवसाय से भी बाहर धकेल दिया गया। साझेदारी की टोली है ये जे एन टाटा और आर डी टाटा, सर आर जे टाटा और सर जे डी जे टाटा है। ठीक है। फिर क्या हुआ, पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों को विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। इनमें बर्ड हिगलर्स एवं एंड कंपनी एवं एंड्रूज यूल और टर्डिन स्किनर एवं एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी और उनका प्रबंधन संभालती थी। ज्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। यूरोपीय व्यापारी उद्योगपतियों के अपने वाणिज्यिक परिसंघ थे, जिनमें भारतीय व्यवसायों को कभी शामिल नहीं किया जाता था। और मजदूर कहाँ से आए थे, ये देखिए, फैक्ट्रियां होंगी तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में लगभग 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक से संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। ये मजदूर कहाँ से आए? ज्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसान कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था, वो औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगे थे। 1911 में मुंबई में सूती उद्योग में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूर पास के रत्नगिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर जिले के ही गांव में आते थे। मील मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई व त्योहारों के समय गांव लौट जाया करते थे। ये बम्बई की एक मील के युवा कामगार 20वीं सदी की शुरुआत में देख सकते हैं। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई में कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे। किसको रखते थे? जॉबर रखते थे। जॉबर को पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वो अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था, मुसीबत में पैसे से मदद करता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे व तोहफे की मांग करने लगा और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगा। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी और लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कि औद्योगिक
श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। ये मुख्य जॉबर हैं। और बम्बई के एक मिल मजदूर बसंत पास्कर ने कहा कि मजदूर अपने बेटों को मिल में काम कर रखवाने के लिए जॉबर को पैसा देते थे। मिल मजदूर शारीरिक और भावनात्मक रूप से उनके गांव में रहते थे और तौर पर जुड़े हुए थे। वह गांव जाकर फसलों की कटाई करता था और कोंकणी लोग धान काटने और घाटी यानी गन्ना काटने गांव में जाते थे। ये एक स्वीकृति व्यवस्था थी जिसके लिए मिल वाले छुट्टी देते थे। और जाबर इन्हें क्या अलग-अलग इलाकों में सरदार या मिस क्या बोलते थे, मिस्त्री आदि भी कहते थे। ठीक है, आगे देखेंगे आप औद्योगिक विकास का अनूठापन क्या था। ठीक है, तो भारत के औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों की ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक भारत सरकार में सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में से पैसा निवेश किया। इनमें से ज्यादातर और उत्पाद थे और जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीजों में प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत पर आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़ों की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकीकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों की विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपनी सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने या अन्य रियायतों के लिए सरकार पर दबाव डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। फलस्वरूप भारत में उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे थे। 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध के एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी। ब्रिटिश कारखाना सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते और घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखानों को लगाए गए और पुराने कारखाने कई पालियों में लगने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पे रखा गया और हरेक को पहले से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत काफी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण न कर पाने वाले अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमजोर पड़ने वाले जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया और ब्रिटेन में होने वाले सूती वस्त्रों कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। उपनिवेशों में विदेशों को उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजार में कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। लघु उद्योगों की बहुतायत। तो हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्रियां उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज्यादातर 1911 में 67% और बंगाल और बंबई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादक की दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या 1911 में 5%, 1931 में 10%, बाकी मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाई में काम करते थे। कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ था, पर यह हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी सही था जिसकी हमने पिछली बार चर्चा की। सस्ते मशीन निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे।
20वीं सदी में हथकरघा पर कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका था। ठीक है। ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ रहा। अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो और उत्पादन बढ़ सकता हो, तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीकी बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते-आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो प्लाई शटल वाले कार्गों का इस्तेमाल करते थे। इससे कामगारों की उत्पादक क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आई। 1941 तक भारत में 35% से ज्यादा हथकरघों ने फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर में मद्रास, मैसूर, कोची, बंगाल जैसे क्षेत्रों में हथकरघे 70 से 80% तक थे। इसके अलावा भी कई छोटे-छोटे सुधार किए गए, जिनमें बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों को मुकाबला करने में मदद किए गए। फ्लाई शटल क्या होता है? ये रस्सियां और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है, जिसकी बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये क्षैतिज धागे को लंबवत धागे मतलब द वार्प में पिरो देता था और वेब से इसको वार्प में पिरो देता था। और फ्लाई शटल के आविष्कार से बुनकरों के को बड़े करके चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिलती है। मीलों के साथ प्रतिस्पर्धा मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े का इस्तेमाल करते थे। मोटे कपड़े जो होते थे मोटे कपड़े मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उनकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता और नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे, तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज्यादा थी। सबसे उनमें उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब भूखों मर रहे थे, तो तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों में बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मील विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियाँ या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की जगह ले लेना मीलों के लिए आसान नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि 20वीं सदी में उत्पाद बढ़ते जा रहे थे। बुनकरों व अन्य दस्तकारों का हमेशा फायदा ही हो रहा था। उनकी जिंदगी बहुत कठोर थी। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े और औरत उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाता रहता था। लेकिन ये फैक्ट्रियां के युग अतीत में अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अभिन्न अंग थे। ये देख सकते हैं संयुक्त प्रांत, जिसे उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं, और बिहार है, मध्य प्रांत है, पंजाब है, बंगाल, मद्रास, बम्बई। ठीक है। वस्तुओं के लिए बाजार। ठीक है। वस्तुओं के लिए बाजार क्या थे, तो ये देख लेते हैं। तो हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों और दस्तकारों ने, व्यापारियों और उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण और विरोध किया। आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीजें बनती हैं, तो लोगों को उन्हें खरीदने और उन्हें प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की जरूरत है जिसके लिए इसके लिए क्या किया गया। नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई जरूरत पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, दीवारों और टेलीविजनों के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के पीछे मुड़कर देखें, तो पता चलता है कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने और नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। जैसे आजकल भी न्यूज में या फिर ऐड आप देखते होंगे जिसमें प्रचार किए जाते हैं। जब मैनचेस्टर उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया, तो कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम, उत्पादक की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीजों की गुणवत्ता प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था, तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था।
तो मैनचेस्टर के लेबल 20वीं सदी का प्रारंभ, मैनचेस्टर लेबल पर महाराणा रणजीत सिंह का चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला। तो लेबलों पर सिर्फ शब्द अक्षर ही नहीं होते थे, उन पर तस्वीर भी बनी होती थी। अक्सर बहुत सुंदर होती थी वो तस्वीरें। अगर हम पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के नए तरीकों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं सनलाइट शॉप, ये देख सकते हैं चित्र बने हुए हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्राय होती थी। देवी देवताओं का तस्वीर के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाते थे। अखबारों और पत्रिकाओं को भी पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाता था जो पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकान, दफ्तरों और मध्यवर्गीय घरों में कैलेंडर लटके रहते थे और इन कैलेंडरों को लगाते थे। वे विज्ञापन को भी हर रोज पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीर होती थी। आज भी आप देखते हैं कैलेंडरों में छापे जाते हैं। देवताओं की तस्वीर की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों और नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापनों और कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थी। इनका संदेश अक्सर यह होता था कि अगर आप किसी शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं या शाही निर्देश से बनाया गया है तो उनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे आज भी देखते हैं हीरो हीरोइन को रखा जाता है, ऐड करते हैं ताकि आपको लगे कि वो उस वस्तु का यूज करते हैं तो आपको भी करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है, वो कुछ यूज वूज नहीं करते हैं। देवताओं की तस्वीर की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों और नवाबों को तस्वीर में विज्ञापनों, कैलेंडरों का खूब इस्तेमाल होता था, ये तो बताया गया आपको। जब भारतीय निर्माता ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता है। उनका आशय था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीजों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन विदेशियों के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे, स्वदेशी के। निष्कर्ष क्या है? जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े-बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए, फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिक संपत्ति अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीजें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? ठीक है, तो चित्र 1-2 को दोबारा देखिए, अब बताइए कि छवियां क्या दर्शाती हैं। तो एक भारतीय मिल में बने कपड़ा का लेबल आप देख सकते हैं और ये देखिए चित्र। ठीक है, चित्र क्या खत्म हो गया लेसन। तो भूमंडलीकृत विश्विका के बारे में आपने पढ़ा, सॉरी औद्योगिकीकरण का युग। तो कैसा लगा ये लेसन बताइएगा जरूर, क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।